हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर बंगाल चुनाव के बीच आईएएफ में शामिल होगा राफेल लड़ाकू विमान का दूसरा दस्ता। जी हां दोस्तों, किस एयरबेस पर होगी इसकी एंट्री, बताएंगे पूरी बात दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां चाइना दुनिया के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है दोस्तों, जहां ताइवान पर कभी भी कर सकता है हमला। जी हां दोस्तों, यूएस के टॉप कमांडर ने दी है इसकी बड़ी ही विशाल जानकारी, बताएंगे पूरी बात। उससे अगली खबर में बताएंगे, जहां अब टिकटॉक पाकिस्तान में होने जा रहा है बैन। जी हां दोस्तों, दूर संचार नियामक ने यह बात बताया है, जो कि पाकिस्तानी है, बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी का पूरे कनाडा के हर रोड पर बैनर लगा करके थैंक यू मोदी जी बोला गया है दोस्तों, बताएंगे क्या है कारण। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां भारत के विरोध के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्लान पर आगे बढ़ा चीन। 14वीं पंचवर्षीय योजना को दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात। साथ ही बताएंगे अगली खबर में, जहां पर आज क्वाड लीडर्स की होने वाली पहली मीटिंग को लेकर बेचैन है चाइना, और इस बेचैनी में क्या जवाब दिया गया है चाइना की तरफ से क्वाड देश की मीटिंग को लेकर, बताएंगे आपको। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, और जितने भाई बहन हमारे रेलवे से सफर करने वाले उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर आज में निपटाले बैंक के ये सारे काम। जी हाँ दोस्तों, अगले इतने दिनों के लिए लगातार रहने वाला है बैंक बंद। जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो क्षमता है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बंगाल चुनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा राफेल लड़ाकू विमान का दूसरा दस्ता। हाशिमारा एयरबेस पर होगी इसकी एंट्री। बता दे, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान के दूसरे दस्ते को अप्रैल के मध्य में शामिल करने जा रही है। इस दस्ते को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा वायुसेना अड्डे पर शामिल किया जाएगा। एयरफोर्स के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए ये भी कहा है कि फ्रांस में लड़ाकू पायलटों का प्रशिक्षण लगभग पूरा हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा था कि अब तक 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं, तथा मार्च तक 17 और ऐसे विमान भारत को मिल जाएंगे। ये जानकारी राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सवाल के जवाब में दी थी। उन्होंने बताया है कि अब तक 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं, तथा मार्च तक 17 और ऐसे विमान भारत को मिल जाएंगे। अप्रैल 2022 तक भारत को पूरे राफेल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी इस अगले खेप का भारत में दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भारत में वेलकम है राफेल जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो चाइना दुनिया के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, ताइवान पर कभी भी कर सकता है हमला। यूएस के टॉप कमांडर ने दी है इसकी बड़ी जानकारी। बता दे, चीन अगले 6 साल में ताइवान पर हमला कर सकता है दोस्तों। अमेरिकी टॉप कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने इस दावे से दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। एडमिरल फिलिप डेविडसन ने कहा है कि चीन एशिया में अमेरिकी मिलिट्री पावर की जगह लेना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के टॉप कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने आर्म्ड सर्विस कमेटी की मीटिंग में कहा है कि डेमोक्रेटिक ताइवान पर हमेशा से चीन के हमले का खतरा रहता है। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। चीन ताइवान को वापस लाने की बात करता है। जी हाँ दोस्तों, टॉप कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने अमेरिका के सांसदों से कहा कि सामरिक तौर पर चीन 21वीं सदी में सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हमारे खुले और आजाद दृष्टिकोण के उलट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दबाव बनाकर सत्तावादी और एक बंद व्यवस्था को बढ़ावा देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर मानी जा रही थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? और चाइना जिस प्रकार से ताइवान पर अगले 6 साल में हमला कर सकता है दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि अन्य सभी देशों को मिलकर के ताइवान का साथ देना चाहिए दोस्तों, तो हम भी
ताइवान के साथ खड़े हैं हर समय, जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की ऐसे में अगर बात करें तो पाकिस्तान में टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर। दूरसंचार नियामक ने कहा है कि देश में ऐप पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, देश की एक अदालत की ओर से आदेश दिए जाने के बाद अब पाकिस्तान भी लोकप्रिय सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाएगा। ये जानकारी देश के दूरसंचार नियामक के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को दी है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के प्रवक्ता खुर्रम मेहरान ने इस संबंध में कहा है कि अदालत ने पीटीए से टिकटॉक को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पीटीए आदेश का पालन करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर के एक उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है। अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर दिया है दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक अश्लील सामग्री परोस रहा है। ये याचिका एक वकील जेहन जेब मसूद ने दाखिल की थी, जो पूर्व में पीटीए का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। भारत में टिकटॉक पर पिछले साल जून में प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अदालत के इस आदेश को लेकर पाकिस्तान में टिकटॉक के प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्हें इस आदेश की जानकारी मिली है। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा क्या सच में पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो पाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कोविड-19 मिलने के बाद कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होर्डिंग्स लगाकर भारत का और मोदी जी को शुक्रिया अदा की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर पिछले एक साल से है जारी। महामारी के दौर में भारत ने जिस तरह देशों को मदद मुहैया कराई है, उसकी वजह से दुनिया भर में भारत की जमकर सराहना हो रही है। भारत ने नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक को कोरोना वायरस वैक्सीन देकर साफ संदेश दिया है कि भारत वसुदैव कुटुंबकम की राह पर चलता है तो वो संकट के समय अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि कनाडा ने अपने यहाँ होर्डिंग लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज की पहली खेप हाल ही में कनाडा पहुंची। कनाडा के ने इसके लिए भारत का आभार प्रकट किया है। दोस्तों कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में बिल बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर और उन्हें धन्यवाद कहा गया। आप दोस्तों फोटो में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ऐसे स्थान पर भारत को लेकर गए हैं जहां पर भारत भी अब बड़े बड़े देशों में जाना जाता है दोस्तों, और भारत की हर जगह चर्चा होती है, वो भी पॉजिटिव में। तो आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जरूर कह दीजिएगा। और अगले हर साल आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिख दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता किसको प्रधानमंत्री हमेशा के लिए बनाना चाहेगी, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक कर दिया आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की बात करें तो भारत के विरोध के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्लान पर आगे बढ़ा है चाइना। 14वीं पंचवर्षीय योजना को दी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीन की संसद ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र बांध बनाने से जुड़ी 14वीं पंचवर्षीय योजना को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। चीनी संसद ने अरबों डॉलर की लागत वाली परियोजनाओं से जुड़ी 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश सीमा से निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनसीपी ने 6 दिवसीय सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2021 से 2025 को मंजूरी दे दी है दोस्तों। ऐसे में अब भारत क्या कदम उठाएगा दोस्तों इस चाइना के खिलाफ ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इससे जुड़ी जो भी खबरें आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर से क्यों परेशान हुई नेपाल सरकार, अब पर्यटकों के लिए बनाया अजीबो गरीब नियम। जी हाँ दोस्तों, हिमालय के चलते नेपाल में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही मौजूद है। इसी कारण
कारण हर साल हजारों की संख्या में पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट समेत अन्य चोटियों को फतह करने के लिए इस हिमालयी देश का रुख करते हैं। इसी दौरान पर्वतारोही चढ़ाई अभियान के दौरान अपनी टीम की तस्वीर तो लेते ही हैं, कई बार वे दूसरी टीमों के लोगों की भी तस्वीरें ले लेते हैं। इसके अलावा दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों पर फैली गंदगी की तस्वीर को भी कैमरों में कैद करके उन्हें साझा किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेपाली सरकार ने माउंट एवरेस्ट समेत अन्य पर्वतों पर पर्वतारोहण अभियान के दौरान अभियान टीमों पर अपने समूह के बाहर के व्यक्तियों की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतारोहण स्थल है। ऐसे में नेपाल के उठाए गए इस कदम को आप सही मानते हैं दोस्तों या गलत? कारण के साथ कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें तो म्यांमार में अत्याचारी बनी वहां की सेना, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बरसा दी गोलियां, 10 लोगों ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सेना का प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने सेना से प्रदर्शनकारियों के ऊपर बल प्रयोग न करने को कहा है, लेकिन सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर घातक बल का प्रयोग किया है। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने पिछले महीने हुए सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी हैं। इस गोलीबारी में कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ हर दिन म्यांमार में प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, सेना ने चुनी हुई नेता आंग सान सू की पर भी नए आरोप लगाए, जिन्हें उसने 1 फरवरी को अपदस्थ कर दिया था। सेना ने राजधानी नेपिता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि सू की ने साल 2017 और 18 में अपने राजनीतिक सहयोगी यंगून के पूर्व मुख्यमंत्री फियोमीन तेन से अवैध तरीके से 6 लाख अमेरिकी डॉलर और सोना हासिल किया था। ऐसे में दोस्तों, म्यांमार में वहां की सेनाओं का यह अत्याचार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ा ही भयानक होता जा रहा है। दोस्तों, जहां बिना बात के भी गोलियां बरसाई जा रही है दोस्तों और लोगों की वहां मौत हो जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? जहां लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है म्यांमार में। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या विचार रखती है ऐसे और लोकतांत्रिक वाले देश में। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो क्वाड लीडर्स की आज होने वाली पहली मीटिंग को लेकर चाइना है बेचैन, क्षेत्रीय शांति का दिया है हवाला। जी हाँ दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की कल होने वाली बैठक को लेकर चीन बेचैन है। पहली बार चारों देशों के प्रमुख बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए चीन की धड़कनें बढ़ी हुई नजर आ रही है। बीजिंग ने उम्मीद जताई है कि चारों देश ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित करे। आपको बता दें कि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा 12 मार्च को ऑनलाइन होने वाली इस बैठक में ड्रैगन के खिलाफ किसी प्रभावी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां नॉर्वे ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगा दिया रोक। डेनमार्क में एक शख्स की हो गई थी इससे मौत। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क और नॉर्वे ने एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन पर रोक लगा दिया है। नॉर्वे के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि इस वैक्सीन शॉट्स के इस्तेमाल से डेनमार्क में एक मौत हो गई है, तो वहीं खून के थक्कों के मामले भी सामने आई है। दोस्तों, हालांकि डेनमार्क के अधिकारियों ने ये नहीं बताया है कि वहाँ कितने रक्त के थक्के हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया ने कोगुलेशन विकारों से एक मौत का मामला सामने आया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस वैक्सीन को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा, हिंद प्रशांत में सत्ता जमाना चाहता है ड्रैगन। पेंटागन की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, चीन दक्षिण एशिया समेत दुनिया भर में अपने विस्तारवादी रवैये को बढ़ाने में लगा हुआ है। इस कारण कई देशों के सामने सामरिक खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, अमेरिका भी इस बात को बेहतर तरीके से जानता है, जिसके चीन के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं। तो वहीं पेंटागन के एक शीर्ष कमांडर ने बुधवार को अमेरिकी सांसदों से कहा है कि चीन 21वीं सदी में सबसे बड़ा एवं दीर्घकालीन सामरिक खतरा, जिसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट पैदा कर सकता है। दोस्तों, अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल फिल डेविडसन ने प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति के समक्ष ये बात कही है। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में बढ़ती टारगेट
टिकट किलिंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा सैनिकों की वापसी पर अभी कोई फैसला नहीं है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन वर्तमान में अफगानिस्तान पर अपनी नीति की समीक्षा कर रहा है। युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। पिछले साल तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए 1 मई की समय सीमा निर्धारित की गई थी। संसद में विदेश मामलों की समिति की सुनवाई के दौरान ब्लिंकन ने कहा है कि 1 मई से पहले सैनिकों की वापसी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया जा रहा है और अफगानिस्तान में टिकाऊ शांति के लिए समझौता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से बात कर रहे हैं, हम संयुक्त राष्ट्र से भी बात कर रहे हैं ताकि उद्देश्य पूर्ण समाधान निकल सके। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिकी कमांडर का दावा भारत से विवाद के बाद भी एलएसी पर कई अग्रिम मोर्चों में डटा है चीन। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय सेना से हुई हड़प के बाद से चीन अभी भी कई अग्रिम मोर्चों से पीछे नहीं हटा है। ये बात अमेरिकी सेना की हिंद प्रशांत कमांड संभालने वाले एडमिरल फिलिप एस डेविडसन ने कही है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों से ये भी कहा है कि अमेरिका ने सीमा संघर्ष के दौरान भारत की मदद सूचना, सर्दी के कपड़े और अन्य उपकरण देकर की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कश्मीर से खबर आ रही है, जहां अब सभी सरकारी स्कूल के साइन बोर्ड में होगा तिरंगा, स्कूल बिल्डिंग होगी सफेद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब सभी सरकारी स्कूलों की पहचान तिरंगा से होगी। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड पर तिरंगा लगाना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में सरकारी स्कूल की इमारतों को व्हाइट और ग्रे कलर से रंगने के लिए भी कहा है, साथ ही साइन बोर्ड पर तिरंगा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों की पहचान करने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए हैं, जिनसे सरकारी स्कूलों की पहचान अलग और आसान हो जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अप्रैल महीने के अंत तक प्रदेश के सभी स्कूलों को आदेश के पालन की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देनी होगी। आदेश की अनदेखी करने वालों पर कार्यवाही का प्रावधान भी रखा गया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों को तिरंगा का साइन देना सबसे सही डिसीजन है भारत की सरकार का, तो आप भी कमेंट सेक्शन में झंडा ऊंचा रहे हमारा जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ताइवान जल डमरू मध्य क्षेत्र में दिखा यूएस नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसको लेकर चीन ने लगाया तनाव बढ़ाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जहां चीन ताइवान पर अपना दावा करता है तो वहीं अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा दिखाई देता है। अब चीन ने एक बार फिर ताइवान जल डमरू मध्य क्षेत्र में अमेरिकी नौसैन्य पोत की मौजूदगी से स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया है। चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने गुरुवार को कहा है कि उसने अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन को ट्रैक कर उसकी निगरानी की है। इससे बुधवार को ताइवान जल डमरू मध्य में देखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोपहर को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों, ऐसे में आप भी उनकी मां को, हीराबेन जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, जहां योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा फैसला, सड़क किनारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं दोस्तों उन सभी को हटाएगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें, सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थल के नाम पर सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई है। सभी मंडलायुक्तों
दोस्तों और जिलाधिकारियों को 14 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों इस मामले पर सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें ये बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कितनों पर कार्यवाही की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के इस बयान को बड़ा फैसला माना जा रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या आप सहमत है योगी जी के इस कदम का, हाँ या ना? कारण के साथ में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों जो सहमत है वो धन्यवाद योगी जी जरूर कह दीजिएगा, और जो नहीं है वो कारण के साथ अपना पक्ष धरिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन। साबरमती आश्रम से शुरू होगा पैदल मार्च। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव से जुड़े कई कार्यक्रमों का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएमओ से जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके बाद साबरमती आश्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दे दी है तीखी प्रतिक्रिया। इन दावों को बताया है गलत। बता दे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट को लेकर राजनीतिक हलचल जारी है। दीदी ने कहा है कि वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी। वही घटना के विरोध में टीएमसी ने शुक्रवार को पूरे बंगाल में काले झंडों के साथ मौन प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दोस्तों ऐसे में इसी बीच चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के ज्ञापन को लेकर बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखा है। आयोग ने कहा है कि इन आरोपों पर जवाब देना भी अशोभनीय लगता है कि आयोग एक दल विशेष के कहने पर राज्य में काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नंदीग्राम में बनर्जी को चोट लगना वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास सुरक्षा करने का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है और न ही चुनाव आयोग के पास कोई भी सुरक्षा एजेंसी है। जी हाँ दोस्तों, और वो हमारा काम नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग ने काफी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दे करके टीएमसी से पलड़ा झाड़ दिया है दोस्तों, और साफ जवाब दिया गया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दीदी के इस बहानेबाजी को लेकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की दोस्तों अगर बात करें तो खुशखबरी है दोस्तों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, जहां अब तेज रफ्तार से दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस ने 12 ऐसी ट्रेनें तैयार की हैं जो यात्रियों को बेहद कम समय में दिल्ली से मुंबई और कोलकाता पहुंचा देगी। इस संदर्भ में अधिकारियों ने कहा है कि इन रूट्स पर यात्री अब पहले के मुकाबले 60 से 90 मिनट जल्दी सफर तय कर पाएंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली में डराने लगे हैं कोरोना के आंकड़े, मंडराने लगा है लॉकडाउन का फिर से खतरा। जी हाँ दोस्तों, जितने भाई बहन हमारे दिल्ली या महाराष्ट्र के एरिया में रहने वाले हैं दोस्तों, आप लोग सतर्क हो जाएं और कोरोना को लेकर बिल्कुल भी ढील ना बरतें। दोस्तों कड़ाई से इसके नियम का पालन अवश्य करिएगा। अगली खबर की बात करें तो आज ही निपटाले बैंक के सारे काम। हड़ताल से पहले एसबीआई महाबैंक की है ये बड़ी सलाह। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अगले हफ्ते होने वाली बैंक हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों से एडवांस में पैसे निकाल कर रखने और बैंक लेन देन करने की सलाह दे डाली है। दोस्तों अगले हफ्ते 15 और 16 मार्च को देश भर के बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। वो सरकार के बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनकी इस हड़ताल की वजह से बैंक 4 दिन लगातार बैंक बंद रहने वाला है। इसकी वजह 14 मार्च को रविवार होना जबकि 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार होना। इन दिनों भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लगातार 4 दिन बैंक बंद होने वाला है। दोस्तों ऐसे में कितने भाई बहन है जिनके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण थी, वो राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक,